प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 83, पेज नंबर 83 खोल लीजिए। ऊपर लिखा है पाठ 17 अमरकंटक से डिडौरी। यह यात्रा साहित्य कहलाता है और इस अमरकंटक से डिडौरी यात्रा के लेखक का नाम, जो इस यात्रा के यात्री थे, उनका नाम अमृतलाल बेगड़ है। ये पृष्ठ संख्या 87 पर हरे रंग में ऊपर लिखा हुआ है। अमृतलाल बेगड़ का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव के कारण वे नर्मदा तट की 1800 किलोमीटर से अधिक की कठिन पद यात्रा कर चुके हैं। लेखक लेखन के साथ कला में भी रुचि रखने वाले श्री बेगड़ के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन्हें वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 6 जुलाई 2018 ईस्वी को हुआ। अमृतलाल बेगड़ का यह यात्रा वृत्तांत पढ़कर आप मन ही मन अमरकंटक से डिडौरी की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यह यात्रा वृत्तांत नर्मदा नदी के सौंदर्य के साथ साथ उसके तट के जनजीवन की अंतरंग झलक भी मिलती है। अब ध्यान से पेज 83 पर मेरे साथ शुद्ध उच्चारण में वाक्यों को पढ़ने का प्रयास करें। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु अर्थात बच्चे की तरह नदी यहाँ धवल माने स्वच्छ, सफ़ेद, उज्ज्वल और कोमल होती है। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते हैं, आज से संगम की ओर चलेंगे। कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिडौरी निकल जाते हैं। लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था, पर कपिलधारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। बहुत चिरौरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार न हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन हैं, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में से चाहे जो रक्षा करना। माँ, ऐन कपिल धारा के नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे पृष्ठ 84 पर देखो, ऊपर प्रपात के यानी झरने के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती।
अच्छी लगती, भाती हो अर्थात अच्छी लगती। दूध धारा से भी नीचे उतरे, चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से बढ़ें। गिरते पड़ते चढ़ते उतरते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। अनावश्यक यानी गैर जरूरी। विलंब माने देर। नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी से उतर रहे थे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और संकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी यानी दुबली पतली नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ खत्म होने को है, मैदान आ गया। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मेखल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेखल सुता भी है। मेखल अपनी बिटिया को वनाच्छादित, वन धन आच्छादित यानी वन से जंगल से ढके हुए, आच्छादित माने ढके हुए, घाटी में से किस हिफाजत से, सुरक्षा से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोंढा पहुँचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में, शाल पेड़ का नाम होता है जो बड़े लंबे लंबे होते हैं और बड़े मजबूत होते हैं, वन में, शाल वन में नर्मदा छुपी थी। मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ का एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था तो वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल में उसमें आम लग रहे थे, 2 साल से उसमें आम लग रहे थे। लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता, ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया। पंडित जी आए हैं, रचाया है। पंडित जी आए हैं। 85 पृष्ठ पर देखिए ऊपर, पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम यह सब रस पूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। गारका मट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भांवरें पड़ रही थीं। सभी ने दुल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। सभी दस्सी जो दे रहे थे। एक मजे की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भांवरें लड़की के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात यानी झरना देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में से सबसे लहुरा यानी छोटा, कोई 1 मीटर ऊंचा, पानी के पथरीले पाट को काट छांट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियाँ बनी।
इसलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। घुघर या घुघरा यानी प्रपात। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी, उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं। पुस्तक में ध्यान से देखते चलो कहाँ पढ़ा जा रहा है और साथ ही पढ़ने का भी प्रयास करो। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं। डिडौरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा, इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। अगला पड़ाव बंजर टोला। इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिली है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया, तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थी। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहते। दुल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते, एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता, पिंजड़े में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, न घर न घाट, न कोई आगे न पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं हुई। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती है। शेष कहानी कल हम लोग पढ़ेंगे। इसका शब्दार्थ अपने होमवर्क की कॉपी में लिख डालिए और कल पढ़ने के बाद इसके प्रश्न और इसके उत्तरों पर बात की जाएगी। मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, फिर इसके बाद उसे गृह कार्य के रूप में अपने होमवर्क की कॉपी में सुंदर शब्दों में चुन चुन कर शुद्ध शुद्ध लिखेंगे।